नमस्कार, आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड प्लांट का करेंगे उद्घाटन। 100 देशों को निर्यात होने वाली ई कार को दिखाएंगे हरी झंडी। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी का छापा। हॉस्पिटल कनेक्शन घोटाले में खंगाले जा रहे हैं दस्तावेज। हिमाचल, उत्तरकाशी, जम्मू, पंजाब और बिहार में भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी। ज्यादातर नदियां उफान पर, कई जगहों पर स्कूल कॉलेज बंद। लोगों को सतर्क रहने की सलाह। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के लिए ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। शांति बहाली के लिए भारत पर जताया भरोसा। और वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज से अपना अभियान शुरू करेंगी पीवी सिंधु। दूसरी बार विश्व खिताब जीतने की चुनौती। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज के साथ, जहां दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी का छापा पड़ा है। अस्पताल निर्माण घोटाले में यह छापेमारी हो रही है। करीब 5,590 करोड़ का मामला यह सामने आया है। 2018-19 में दिल्ली सरकार ने 24 अस्पतालों के निर्माण के लिए 5,590 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। 6 महीने में आईसीयू अस्पताल बनाना था, लेकिन 3 साल बाद भी काम अधूरा रहा। दिल्ली सरकार ने 2018-19 में मंजूर किया था यह प्रोजेक्ट। 800 करोड़ खर्च होने के बावजूद केवल 50% ही काम पूरा हो पाया। और एलएनजेपी अस्पताल की लागत 488 करोड़ से बढ़ाकर 1,135 करोड़ रुपए हो गई और बिना किसी ठोस प्रगति के और कई स्थानों पर बिना मंजूरी के निर्माण कार्य शुरू किए गए और ठेकेदारों की भूमि संदिग्ध पाई गई है। और हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम 2016 से लंबित है, जिसे जानबूझकर टालने का आरोप लगाया गया। कई प्रोजेक्ट में गंभीर गड़बड़ी के आरोप है और इस केस में सत्येंद्र जैन भी जांच के दायरे में है। दिल्ली से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आम आदमी नेता पूर्व मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर छापा पड़ा है। अस्पताल निर्माण घोटाला मामले में यह छापेमारी हुई है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता नीरज सिंह से। नीरज, जिस तरह से हमने देखा कि आम आदमी पार्टी का गठन ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था और अब देखा जा रहा है कि किस तरह से एक एक करके उनके नेता खुद भ्रष्टाचार के मामलों में सामने आ रहे हैं। ईडी की आज छापेमारी हुई है। हॉस्पिटल का ये बहुत बड़ा मामला है। सत्येंद्र जैन भी इसके अंदर आरोपी पाए गए थे और उन पर भी कार्रवाई हुई थी। अब सौरभ भारद्वाज की भी जांच हो रही है। क्या है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल करप्शन के चार्ज लगे हैं और आम आदमी पार्टी इसी करप्शन के खिलाफ दिल्ली की जनता के बीच में गई थी कि किस तरीके से करप्शन हो रहा है और दिल्ली की जनता ने उन पर भरोसा भी जताया था। और उसके बाद आप देखें कि करप्शन के एक के बाद एक मामले आम आदमी पार्टी से जुड़ते रहे, चाहे इनके मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, सत्येंद्र जैन हो, इसके अलावा आप देखें सौरभ भारद्वाज। और ये कोई छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। 5,500 करोड़ से ज्यादा का ये मामला है। दिल्ली में 2018-19 में 24 हॉस्पिटलों के निर्माण की अनुमति दी गई थी और आज अगर आप स्थिति देखें कि उन हॉस्पिटलों का ना तो निर्माण हो पाया, उनमें काम भी आधे अधूरे हुए। जो टेंडर इशू किए गए, उन टेंडरों की डेटें बढ़ाई गई, जिसके बाद जो हॉस्पिटल की जो लागत है वो बढ़ती गई। आपने देखा भी था किस तरीके से एलएनजेपी हॉस्पिटल में जो निर्माण कार्य किया जाना था, 488 करोड़ का टेंडर था, लेकिन वो धीरे धीरे उसके समय गुजरता गया और 1,145 करोड़ का जो टेंडर है उसकी कीमत पहुंच गई।
तो इसी तरह के तमाम आरोप थे इनके ऊपर। और इसके अलावा कई सारी जगह ऐसी थी कि जो ठेकेदारों को कंस्ट्रक्शन का जो इनको टेंडर दिया गया था उसमें कई तरह की अनियमितताएं थी, उसमें कागज पूरे नहीं किए गए थे, कहीं कहीं बिना टेंडर के काम शुरू कर दिया गया था। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो काफी महत्वपूर्ण है ताकि दिल्ली की जनता को ये पता लग सके किस हॉस्पिटल का कब निर्माण हो रहा है, कितना निर्माण हो चुका है, उसमें कितने बेड हैं, कितने बेड खाली हैं। तो ये तमाम जो जानकारी थी वो हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत दिल्ली के लोगों को मिलती, लेकिन 2016 से उसको लगातार टालते रहे। यही कारण है कि आप देखें कि ईडी ने इसमें मामला दर्ज किया है। ईडी ने ECIR दर्ज करने के बाद अब इसमें कार्रवाई की है और 13 जगह जो सौरभ भारद्वाज हैं और उनके करीबी हैं, 13 जगह पर ईडी छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। नीरज, मैं यही जानना चाह रही थी आपसे तफसील से कि ईडी जो है वो सौरभ भारद्वाज के घर पर ही छापे मारे ही है या फिर और जगहों पर भी छापे मारे जा रहे हैं, या और कौन कौन से लोग हैं जो इस मामले में शामिल हैं? देखिए, इसमें कई सारे लोग शामिल हैं। सौरभ भारद्वाज का नाम है। इसके अलावा आप देखें कि सत्येंद्र जैन चूंकि स्वास्थ्य मंत्री थे और इसके साथ साथ ही हॉस्पिटलों का निर्माण होना था तो उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था। सौरभ जो भारद्वाज हैं उनके ऊपर लोक निर्माण विभाग का जिम्मा था। इसके साथ साथ ही इनके कई सारे करीबी हैं जिनको टेंडर दिए गए, कई ठेकेदार हैं जिनको बिना टेंडर के काम दिया गया, कई सारे इसमें और भी आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग हैं जिन्होंने कट कमीशन कह सकते हैं कि बीच में लिया। तो ये 13 जगह पर ईडी इस समय छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, जिसमें सत्येंद्र जैन जो सौरभ भारद्वाज हैं उनका घर और परिसर शामिल है। इसके अलावा इनके जो करीबी हैं 13 वो इसमें शामिल है। तो 13 जगह ईडी की टीम अभी भी छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। जी नीरज, कब तक ये छापेमारी बढ़ेगी, इसकी कोई जानकारी है? देखिए, छापेमारी की कार्रवाई आज सुबह शुरू हुई है और अभी भी लगातार चल रही है। तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, ईडी की टीम उनको खंगाल रही है और अगर ईडी की टीम को लगेगा कि छापेमारी की कार्रवाई को आगे भी किया जाए तो ईडी आने वाले समय में छापेमारी की कार्रवाई आगे भी कर सकती है। और जब तक ईडी को तमाम कागजात और डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, छापेमारी की ये कार्रवाई चलती रहेगी। और अभी भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। कितनी देर चलेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन ईडी का ये कहना है कि अगर आज की छापेमारी में तमाम सबूत और कागजात नहीं मिले तो आगे भी ईडी इस तरह की छापेमारी कर सकती है। जी नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाओं के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है और शांति बहाली की कोशिशों के लिए भारत पर भरोसा जताया। ज़ेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट कर शांति और संवाद के प्रति भारत के समर्पण की सराहना की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब जब पूरी दुनिया इस भयानक युद्ध को गरिमा और स्थायी शांति के साथ समाप्त करने का प्रयास कर रही है, हम भारत के योगदान पर भरोसा करते हैं। कूटनीति को मजबूत करने वाला हर फैसला न केवल यूरोप में बल्कि हिंद प्रशांत और उसके बाहरी भी बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करता है। दरअसल पीएम मोदी ने एक पत्र के जरिए भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यूक्रेन की बधाई का आभार जताया था और पीएम ने पत्र में ज़ेलेंस्की को उनके देश के स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं दी थी और रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीति के जरिए हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया था। पीएम मोदी आज अहमदाबाद के हंसलपुर स्थित TDS लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत के साथ ही भारत के बैटरी इकोसिस्टम के अगले चरण का उद्घाटन करेंगे। तोशिबा, डेंसो और सुजुकी का ये संयंत्र घरेलू विनिर्माण और स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देगा और इससे अब 80% से अधिक बैटरी का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी हंसलपुर के सुजुकी मोटर प्लांट में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई-विटारा का उद्घाटन करेंगे और हरी झंडी दिखाएंगे। भारत में बने इन बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण यूरोप और जापान जैसे उन्नत बाजारों सहित 100 से अधिक देशों में किया जाएगा। और इस उपलब्धि के साथ ही भारत अब सुजुकी के इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन जाएगा। इन दो ऐतिहासिक विकास कार्यों के उद्घाटन के साथ ही भारत हरित परिवहन के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा और साथ ही ये पहल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को भी आगे बढ़ाती है। मारुति सुजुकी के कॉर्पोरेट CEO राहुल भारती का कहना है कि ये भारत के लिए
एक बड़ी उपलब्धि है और भारत यूरोप और जापान सहित 100 से अधिक देशों को निर्यात करेगा। This is the first global manufacturing for Suzuki for BEVs, and it will be shipped to about more than 100 countries of the world, including advanced countries like in Europe or Japan. The economic cooperation extends to far beyond just industrial infrastructure. It's also about social infrastructure. The state of Gujarat has a natural advantage for exports because of its proximity to the ports, and it has some of the high quality ports with this infrastructure helping us for exports to many countries of the world. और इसी खबर पर अहमदाबाद से हमारे संवाददाता निशांत राय इस वक्त जुड़ रहे हैं। निशांत, प्रधानमंत्री की यात्रा का आज दूसरा दिन है और जिस तरह से आज एक हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ये बैटरीज की शुरुआत की जा रही है और ई गाड़ियों की शुरुआत हो रही है, हम कह सकते हैं कि स्वच्छ ऊर्जा नवाचार का जो प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलने जा रहा है। देखिए, बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक बड़ा कदम आज नजर आ रहा है। और लिथियम आयन बैटरी की बात की जाए या ई विटारा की बात की जाए, भारत इन दोनों क्षेत्रों में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका संदेश आज गुजरात के इस मेहसाणा जिले से सीधे तौर पर दिया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री मारुति की ई विटारा की लॉन्चिंग कर रहे हैं और ये यहां से 100 देशों में जाएगी। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिथियम आयन की बैटरी परियोजना की भी लॉन्चिंग कर रहे हैं, वो भी यहां से 100 देशों में जो है वो बेची जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि भारत में अब आत्मनिर्भरता की ओर ये बड़े कदम है। और जहां तक आपने बात की ग्रीन एनर्जी की और जिस तरीके से भारत उस दिशा में भी आगे बढ़ रहा है, ये दिखलाता है कि प्रदूषण के प्रति जो भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहता है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कार्बन एमिशन को घटाने की बात करते आए हैं, उस दिशा में भारत सरकार अपने कदम तेजी से बढ़ाते हुए नजर आ रही है। और उसकी आज एक बड़ी जो नजीर है वो यहां पर मेहसाणा में मारुति सुजुकी का जो प्लांट है उसमें पेश होगी। जी निशांत, जिस तरह से आपने मारुति सुजुकी की बात करी, तो सुजुकी के जो इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक विनिर्माण केंद्र वो एक तरह से बन जाएगा, उस पर थोड़ा सा बताइए। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ही इसका उत्पादन किया जाएगा ई विटारा का, और वो लगभग यहाँ से 100 देशों में जो है वो भेजी जाएगी। यानी कि मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड का एक जो कॉन्सेप्ट है वो हमें यहाँ पर नजर आएगा। और इसी तरीके से लिथियम आयन बैटरी का भी कुछ इसी तरीके से स्थिति होने वाली है। इसका सीधा फायदा यहाँ पर सबसे पहले स्थानीय लोगों को होगा। पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो मारुति को 2014 के आसपास यहाँ पर लेकर आए थे, और यहाँ पर जिस तरीके से 22,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश है, ये गुजरात की समृद्धि में और देश की समृद्धि में दोनों में अहम भूमिका निभाता है। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब यहां से जो गाड़ियां हैं वो बेची जाएंगी तो भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय छवि बनेगी। और उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में और भी जो कंपनीज हैं वो भारत में आकर अपना प्लांट लगाएं। और लगातार जिस तरीके से वैश्विक मार्केट में फिलहाल एक भरोसे की स्थिति जो है अन्य देशों पे नहीं बन पा रही है, उसमें भारत एक मात्र ऐसा राष्ट्र है जिस पर हर कोई भरोसा जता रहा है। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है शुरुआत के बाद हमें और भी बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिले कि भारत एक तो मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़े, हम आत्मनिर्भर बने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जब अहमदाबाद की रैली में साफ कह दिया था कि स्वदेशी को लेकर हम सभी को आगे बढ़ना है, लोगों से आह्वान किया था, तो इसका असर भी देखने को मिलेगा भारतीय बाजार पर। और लोग जो है पहले प्राथमिकता, चूंकि प्रधानमंत्री जब भी कुछ कहते हैं तो जनता बहुत गंभीरता से सुनती है, तो लोग जो है पहली प्राथमिकता स्वदेशी चीजों को जरूर देंगे। जी निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दें। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भारतीय नौसेना की ताकत आज और बढ़ जाएगी। विशाखापट्टनम नेवल बेस पर आज 2 नए अत्याधुनिक प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रीगेट उदयगिरी और हिमगिरी की कमीशनिंग होगी। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब 2 फ्रंटलाइन युद्धपोत जो अलग अलग शिपयार्ड में बनाए गए हैं एक साथ नौसेना में शामिल किए जाएंगे। उदयगिरी और हिमगिरी को पहले भी भारतीय नौसेना में उपयोग किया गया था। अब ये नए जहाज उनके गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाएंगे। और आइए आप जरा सा फ्रंटलाइन युद्धपोत उदयगिरी को समझ लेते हैं कि उदयगिरी जो है वो क्या है। आपको बता दें कि श्रेणी के फ्रीगेट का ये जहाज है। प्रोजेक्ट 17 शिवालिक श्रेणी के फ्रीगेट का ये जहाज है और अपनी श्रेणी का सबसे तेज जहाज ये माना जा रहा है। वहीं अपनी श्रेणी का ये सबसे तेज जहाज माना जा रहा है और मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसको बनाया है। नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने इसको डिजाइन किया है। नौसेना द्वारा जहाज ये डिजाइन किया गया है। नौसेना द्वारा जो ये 100वां जहाज है वो डिजाइन किया गया है। स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन के 5 दशकों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये मानी जा रही है, जहां भारतीय शिपयार्डों ने मॉड्यूलर निर्माण पद्धति से बनाया पूर्ववर्ती INS उदयगिरी। F-35 के नाम पर नामकरण इसका डिजाइन किया गया है। हथियार और सेंसर प्रणालियों में महत्वपूर्ण सुधार इसमें शामिल हैं। बगैर डिटेक्ट हुए काम करने के लिए ये सक्षम है और हिंद महासागर क्षेत्र में देश की क्षमता इससे और ज्यादा मजबूत होगी। वहीं INS हिमगिरी के बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं, जहां नौसेना का ये युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने इसे डिजाइन किया है और कोलकाता के P-17A गार्ड रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने इसको बनाया है। INS हिमगिरी F-34 के नाम पर इसको रखा गया है। मॉडर्न कंबाइंड डीजल या गैस प्रपल्शन प्लांट इसमें शामिल है। इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम का इसमें इस्तेमाल हुआ है। भारतीय निर्माताओं ने इसे विकसित उन्नत बनाया है। हथियार और सेंसर निर्माण में लगभग 75% स्वदेशी सामग्री इसमें इस्तेमाल की गई है और सैकड़ों स्वदेशी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम द्वारा इसे समर्पित है। नौसेना में शामिल होने से बढ़ेगी इस नौसेना की युद्ध तत्परता। युद्धपोत डिजाइन और निर्माण में आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है और नौसेना में शामिल होने के बाद पूर्वी बेड़े में इसे शामिल किया जाएगा। ये ब्लू वाटर परिस्थितियों में समुद्री अभियान को पूरा करने में सक्षम है। और आगे बढ़ते हैं। जिस बिहार में रोजगार की तलाश में हर साल लाखों लोग दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर थे, आज उसी बिहार में हर साल लाखों लोग रोजगार के लिए वापस आ रहे हैं। बात बदलते बिहार की इस श्रृंखला में रिवर्स पलायन पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जब पिता या परिवार के अन्य सदस्य काम की तलाश में बाहर चले जाते हैं तो परिवार टूट जाता है और बच्चों के पालन पोषण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बिहार में विगत 20 वर्षों से एनडीए की सरकार ने इस समस्या से उबरने के लिए लगातार काम किया है। आज बिहार में उद्योगों का जाल है और इस इंडस्ट्री में बिहार के लोग बाहर के राज्यों से आकर अपने ही घर में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। बात बदलते बिहार की में देखिए बदलते बिहार की कहानी, बिहारी कामगारों की जुबानी। आज जब देश भर में रोजगार की तस्वीर बदल रही है, बिहार में भी लोग रोजगार और नवाचार के जरिए
आत्मगौरव महसूस कर रहे हैं। अब बिहार वासियों को अपनी मिट्टी से जुड़कर काम करने का अवसर मिल रहा है। इसी बदलाव की साक्षी हैं रीता दांगी। तमिलनाडु के तिरुपुर से अपने ही प्रदेश में काम मिलने के बाद वे काफी खुश हैं। जब बिहार में आया फैक्ट्री तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, अभी पता चला तो हम यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। अभी अच्छा है, यहाँ पे हम लोगों के लिए सुविधा हुआ है, बहुत अच्छा है। मैं वैशाली जिला का हूँ, पकरी मोजा पकरी हमारा घर है। वहाँ पे कष्ट इतना था कि बहुत दूर पड़ता था, 3000 किलोमीटर था, हम लोगों को जाने के लिए पड़ता था 3000 किलोमीटर। दिल्ली में रोजगार की तलाश में गए सद्दाम आज अपने जन्म स्थान मुजफ्फरपुर में ही काम करके न सिर्फ आत्मनिर्भर बने हैं, बल्कि सुविधापूर्ण जीवन भी जी रहे हैं। मैं दिल्ली में पहले काम करता था, वहाँ रूम का दिक्कत था, पानी उनी का दिक्कत था, इसलिए अपना घर पकड़ लिए, घर पर यहाँ काम करे। काम में मेरा सीखना अच्छा हो गया, यहाँ मुजफ्फरपुर में यहाँ काम कर रहे। वहाँ पानी का खाना पीना का दिक्कत होता था, इसलिए यहाँ काम पकड़ लिए, यहीं काम कर रहे। यहाँ ठीक है, काम अच्छा है, कर रहे। नोएडा और मुंबई जैसे बड़े शहरों में काम करने को मजबूर मुकेश कुमार अब मुजफ्फरपुर में रोजगार पाकर न सिर्फ अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर पा रहे हैं, बल्कि अपने माता पिता की विशेष सेवा भी कर रहे हैं। 2 साल पहले नोएडा में, मुंबई में बहुत जगह पे काम किया, 10-15 साल से घूम ही रहा था और अकेले रहते थे। अभी 2 साल से हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं मुजफ्फरपुर में। तो बाहर से बहुत ज़्यादा रिलीफ हो रहा है कि घर से हम आते हैं, रोज़ आते हैं, घर से माँ बाप से मिलते हैं और रोज़ चले जाते हैं। पहले बाहर में रहने से ये होता था, हमें रोज़ ड्यूटी करना है, खाना बनाना है सुबह, फिर शाम को आके फिर खाना बनाना। कभी नाइट ड्यूटी हो गया तो कभी होटल में खाए, कभी इधर खाए, कभी नहीं खाए भी चले जाते थे। बिहार में ही काम मिलने पर वैशाली के फूल बाबू का कहना है कि पहले नोएडा में रहते थे, काम करते थे, अब अपने स्टेट बिहार में काम कर रहे हैं। वो पहले था कि हम फैमिली से दूर रहते थे, अब ये है कि फैमिली के अपने पास रहते, फैमिली के साथ रहते हैं अपना बिहार में ही। नहीं कोई इमरजेंसी पड़ जाता था वहाँ पे तो आने के लिए सोचते थे तो 1 तो 2 दिन का टाइम लग जाता था और जल्दी आना पड़ता था। तब फ्लाइट से आए तो हम लोग का तो उतना वेतन नहीं था कि हम लोग आती कर सके, फ्लाइट से आ सके। रिवर्स माइग्रेशन का मुद्दा बिहार ही नहीं बल्कि ये राष्ट्रीय स्तर पर बहस का मुद्दा बन चुका है। बात बदलते बिहार की में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बिहार में माइग्रेशन रिवर्स माइग्रेशन में तब्दील हो चुका है। कल फिर हम दिखाएंगे आपको बिहार में सफल रिवर्स माइग्रेशन की कहानी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। और बुलेटिन में यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात कर लेते हैं खेल की खबरों की, जहां 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता भारत की PV सिंधु आज BWF विश्व चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। सिंधु का पहले दौर में सामना बुल्गारिया की कालोयाना नलबांटोवा से होगा। सिंधु इस बार प्रतियोगिता में लगातार 3 बार फाइनल में पहुंची हैं, लेकिन सिर्फ एक बार साल 2019 में इस खिताब को अपना बना पाई थीं और सिंधु के लिए हालिया प्रदर्शन को देखते हुए उनके लिए चुनौती आसान नहीं रहने वाली। भारत की निशानेबाज नीरू डांडा ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के खाते में 2 स्वर्ण पदक जोड़ने में सफलता हासिल की। कजाकिस्तान में चल रही एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ने महिला ट्रैप का व्यक्तिगत खिताब जीता और फिर आशिमा अहलावत और प्रीति राजक के साथ मिलकर टीम शूटिंग में भी स्वर्ण पदक हासिल किया। व्यक्तिगत फाइनल में नीरू ने 50 में से 43 निशाने साधे। कतर की रे बासिल ने 37 अंकों के साथ कांस्य जीता, जबकि आशिमा ने 29 अंक लेकर कांस्य पदक हासिल किया और भारत को डबल पोडियम फिनिश दिलाया। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के आयोजन में अब बस कुछ ही दिन का समय बचा है और इस बीच दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावरण किया। इस मौके पर 3 बार के ओलंपिक पदक विजेता
हरबिंदर सिंह, 1972 ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता अशोक ध्यानचंद, 1980 मॉस्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता जफर इकबाल और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के निदेशक महेंद्र कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। एशिया कप 29 अगस्त से 7 सितंबर तक बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में होगा। टूर्नामेंट में भारत सहित जापान, चीन, कजाकिस्तान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश और चीनी ताइपे की टीमें हिस्सा लेंगी। साल के चौथे ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में पूर्व विश्व नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। जोकोविच ने पहले दौर के मुकाबले में अमेरिका के लर्नर टाइनन को 6-1, 7-6, 6-2 से शिकस्त दी। जोकोविच, जो कि 4 बार के यूएस ओपन विजेता हैं, उनका लक्ष्य 25 ग्रैंड स्लैम खिताब को अपना बनाने का है। और इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं खत्म होता है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा, तो आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।